लोग जो है या जो सज्जन लोग हैं वो पेशेवर लोग हैं वो राजनीति में नहीं आना चाहते। वो कहते हैं साहब हमारा काम नहीं है। अन्ना हजारे ने इतना बड़ा अरे भाई ऐसा नहीं होता है, सब आना चाहते हैं। हाँ लेकिन जान घबराती थी देख करके वो बेचारा लाएगा कहाँ से। हाँ नहीं भाई मैं तो नहीं आना चाहता। भाई खत्म किस्सा। अन्ना हजारे बोले मैं तो चुनाव हार जाऊंगा। शुरुआत में एक बात कही थी कि राज्यों पर और देश में कर्जा बढ़ रहा है। बहुत जल्द में राजस्थान पे 5 लाख करोड़ का कर्जा है। महाराष्ट्र पे 4 से 4.5 अब वो लाख करोड़। फिगर्स तो मुझे इतना याद है कि सब जगह है। अरे कर्जा नहीं होगा तो क्या करेंगे ये जो कर रहे हैं। तो ये आपने तो सरकारें देखी है और उनका कामकाज देखा है। तो अब ये कर्जे का कैसे निपटारा, कैसे इनका अब वो हिंदी में जिसको अराजकता जो है ना, क्योस हो रहा है हो जाएगा बिल्कुल। इकोनॉमिक क्योस जिसको कहते हैं, आर्थिक अराजकता हो जाएगी इस देश के अंदर अगर इसको समय पे कर। 2024 के बाद किसी की भी सरकार बोलो, कोई भी प्रधानमंत्री बोलो, देश हित में ये सब लीडर्स को मिलके और बैठ के तय करना चाहिए कि अपन को राष्ट्र हित के अंदर एकदम पार्टी के हित को नीचे रखो और बैठ के तय करो अपन क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, कानून पास करो। तो सुप्रीम कोर्ट को कहता है कि हम कैसे रोके सरकार को, इनको बैठ के तो तय करना ही पड़ेगा। इसका सबसे जो आज दुर्भाग्य देश का वो ये है कि रूलिंग पार्टी में सत्ता पक्ष में विपक्ष में डायलॉग नहीं है ही नहीं डायलॉग। पुराने जमाने में ऐसा नहीं। अरे खूब डायलॉग होते थे, पहले डायलॉग होते थे। हाँ बिल्कुल बात होती थी, सब होती थी, एक दूसरे से सलाह मशवरा करते थे। अब नहीं हो रहा है वो। नहीं। तो अब एक तरह तो कर्जा बढ़ रहा है, दूसरे ये लोग गारंटियां दे रहे हैं। ये तमाशा है, ड्रामा है। 80 करोड़ लोग राष्ट्र हित में नहीं है। गारंटी का गारंटी होती है, साथ गारंटी आपकी गारंटी क्या गारंटी होती है। तो प्रधानमंत्री कहते हैं सबसे बड़ी गारंटी मैं हूँ। अरे भाई आप प्रधानमंत्री नहीं रहोगे तो पब्लिक का कोर्ट कचहरी जाएगी क्या। अशोक जी रोज कहते मेरे पास 7 गारंटी है। गारंटी सबकी गलत है, क्या गारंटी है। आप एक प्रस्ताव रखो भाई, अगर जीते भाई आपका संकल्प पत्र कह दो, मैनिफेस्टो कह दो, ये सबसे बड़ी चीज है। देखिए अच्छे प्रजातंत्र के अंदर अच्छा मैनिफेस्टो बनाओ, उसको लागू करो। और मैनिफेस्टो के अंदर जो बात कहते हो वो लागू नहीं करते हो आप। तो जैसे बीजेपी को लेकर के एक आमदारणा बन गई, जैसे आपने भी कहा कि झूठ बोलते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं। अब जैसे वो मैनिफेस्टो या चुनावी घोषणा पत्र के बजाय संकल्प पत्र इस तरह। अब वो नाम कुछ भी रख दो ये बात पे। अब क्या लोग कांग्रेस और बीजेपी पे बराबर भरोसा कर रहे हैं कि भाई ये बोल रहे हैं? दोनों भी भरोसा नहीं करते। थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, ज्यादा तो जाता है ये आपका जो कास्ट मैनेजमेंट में, लोकल फैक्टर्स में जी, और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में, उससे होता है। और कुछ नेशनल मुद्दे होते हैं। बिल्कुल। अब नेशनल मुद्दों में ये मोदी जी का क्या अच्छे कुछ काम कर देते हैं, उनका डिडोरा बहुत पूछते हैं। आपने तो क्या बताया। तो अभी वर्तमान में राजस्थान में तो वैसे कहावत भी भाई जातिगत राजनीति होती है, तो सब जगह ही होती है। तो क्या अभी किसके फेवर में लग रहा है आपको भाई, किस तरीके का गठजोड़ बन रहा है बीजेपी कांग्रेस का? नहीं कोई गठजोड़ नहीं है। जातीय गणित, ये जातीय गणित अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग काम, हर क्षेत्र में अलग अलग, पूरे प्रांत में एक काम नहीं कर सकते। नहीं जैसे हम मानते हैं जैसे भाई राजपूत लॉबी है या कोई राजपूत लॉबी नहीं होती है, तो वो बीजेपी नहीं कोई राजपूत लॉबी नहीं होती। मालपुरा का राजपूत एक कैंडिडेट को सपोर्ट करता है तो फिर नहीं करेगा। अच्छा, ये भी बहुत मुख्य धारणा है। कोई एक साथ फैसला नहीं करता है राजस्थान का राजपूत ये करेगा। ब्राह्मण तो नहीं ब्राह्मण तो कोई ऑर्गेनाइज ही नहीं है। और ब्राह्मण तो बेसिकली बीजेपी की तरफ मुड़ता है जी, जो है बाकी जो है ब्राह्मण कोई ऑर्गेनाइज नहीं है। लेकिन ये जो खासदार जो है इनका भी ये एक मिथक है। अच्छा, के साथ कोई राजस्थान के लेवल पर डिसीजन कोई नहीं लेते, कोई प्रभावित भी नहीं होते। अच्छा, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में आप फर्ज कीजिए जहाँ की है तो भाजपा में अपने हिसाब से वोट करेंगे, कैंडिडेट को देखते हैं, वहां के समीकरण देखते हैं। तो केंद्रीय में अपने हिसाब से वोट करेंगे, दूध में अपने हिसाब से वोट करेंगे जी। एक साथ नहीं चुके होता है सब जगह जी। तो अब दूसरा ये है कि भाई राजस्थान की जो राजनीति है अभी किस करवट जा रही है, आपको क्या लग रहा है? आपका जो एनालिसिस मैंने कहा ना आपको, मुझे तो हंग असेंबली लगती है और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस आएगी।
ओके, अगर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तब तो जो लोकल लीडर हैं, इधर गहलोत साहब उधर वसुंधरा जी, वो हावी हो जाएंगे नहीं हो सकता ना, या अलग ज्यादा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी गहलोत साहब की गहलोत साहब? आएगी, सीटें ज्यादा, सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उसी को कहते हैं, सबसे ज्यादा सीटें आए। पिछले कुछ सालों में विपक्षी जो पार्टियां हैं भाजपा के इतर, उनके यहाँ पे ईडी के भी छापे पड़ रहे हैं और ये बहुत गंदी बात है, राजस्थान में भी हुए ईडी के छापे, तो आप ये और गंदी बात है। एक से बताओ, आपको इंदिरा जी बहुत सख्त करती थी, लेकिन ये तो ठंडा करके भी नहीं खाते। जी अब इससे ज्यादा नंगा नाच नहीं हो सकता कि वो जो मीनाक्षी लेखी है, मिनिस्टर है सेंटर में, जी, जो पार्लियामेंट में एक एमपी को कहा कि चुप रहो वरना ईडी आ जाएगा। हाँ, अब इससे दंगा नाच क्या हो सकता है? हम्म। तो अभी जो एजेंसियां हैं, चाहे वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो, ईडी हो, सीबीआई हो, क्या वो पूरी तरह अब ऑटोनोमस नहीं रही? नहीं है, नहीं है, कहीं नहीं है यार। ऑटोनोमस तो कभी भी नहीं थी वो, लेकिन पहले खुद करने वाले भी इतना दंगा नाच नहीं करते थे जी, जितना प्रतिशोध की राजनीति मोदी जी करते हैं खुलेआम, उतना कभी किसी ने नहीं किया। बीजेपी कहती है कांग्रेस ने 58 बार राज्य सरकारों को गिराया। हाँ गिराया, वो था, दुरुपयोग तो था, वो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, इसलिए बड़ा आप भी गिरा देते हैं। जी जी, वो एक अलग मसला है। अच्छा, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का रोक है? सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ये तय कर दिया कि अगर आप डिस्मिसल आर्टिकल 356 में सरकार बर्खास्त करते हो तो उसको आपको एंडोर्स कराना पड़ेगा लोकसभा में, राज्यसभा में बहुमत से। अच्छा, तो बहुमत का नहीं होता, राज्यसभा में बहुमत नहीं है इसका, बीजेपी का। जी जी जी, तो अब जब हाथ रुक गए, जी, अगर कल राज्यसभा में बहुमत हो जाए, ये भी हुआ है रोज। अब गुजरात में तो हमारे देखते हैं हर चुनाव के बाद विधायक खरीदे जब बेचे जाते हैं। नहीं, गुजरात राज्यसभा चुनाव गुजरात में खरीदे जाते हैं, गुजरात में तो उसका कंट्रोल है। नहीं कंट्रोल है, पर फिर भी विधायकों को जैसे पिछली बार और जगह खरीदता है। 2017 में 99 और 77 एमएलए आए। वो तो सरकार सब करते हैं, वो ह्यूमन नेचर है, वो तो नगर पालिका में भी करते हैं। जी जी, वो कहाँ रोक सकते, जो बात मानवीय है। वो दल बदल कानून बनने के बावजूद ये सब चीजें हो रही है। दल बदल कानून में खामी छोड़ दी सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने। अब वो एक लंबा है, उस पर नहीं जाऊंगा, लीगल खामी छोड़ दी उन्होंने, उसको डिबेट ही नहीं किया। जैसे 33 का उसमें एक क्लॉज, भाई 33% अगर हो जाता है नहीं, अब 33% नहीं है, 2/3 का हो गया। अच्छा, 1/3 का था, अब 2/3 होकर का है। अच्छा, तब मैच हो सकता है। तो फिर ये सुशील कुमार शिंदे साहब हैं महाराष्ट्र में, वो मुख्यमंत्री बने हैं, तो शिंदे साहब का वो सुप्रीम कोर्ट रोज घोषणा कर रहा है ना, ये डिस्क्वालीफाई होगा। अच्छा, इसीलिए अजित पवार को इन्होंने, इनकी स्ट्रेंथ नहीं थी। जी जी जी, ये इसीलिए तो वो जो है राहुल नार्वेकर रुका हुआ है जी, क्या, क्योंकि इसमें समय सीमा तो निर्धारित है नहीं, उसके पास कोई चारा नहीं है, उसको इनको डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा। अच्छा, अब 31 दिसंबर तारीख अजीत दादा को इसीलिए डेप्यूटी सीएम बनाया गया है? हाँ हो सकता है, भाई एक तैयार रखे। हाँ एक तैयार रखो, उस पार्टी को मिला दो। नहीं, ये अच्छी राजनीति नहीं है। तो अब ये देखो, इसमें पेड़ तो घटी है बीजेपी की, सरकार रिस्पेक्ट घटी है वहां पे। देखो, इसने बहुमत अर्जित कर लिया, सत्ता अर्जित कर ली, सम्मान तो इसने खोया है बीजेपी ने भी, मोदी ने भी। राजनीति का स्तर, हाँ नहीं, जो समझदार आदमी के मन में रिस्पेक्ट नहीं रही। लेकिन चुनाव जीतते हैं साहब। हाँ, तो चुनाव जीतना सबसे बड़ी बात है। क्या तो जीत रहे हैं और वो तो जीत रहे हैं, जीतेंगे। अभी क्या पता अभी भी जीत जाए, लेकिन वो उचित तो नहीं करा जा सकता। अच्छा, कांग्रेस की क्या गलतियां रही कि इतना बड़ा, पुरानी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, गांव-गांव ढाणी कुछ नहीं, गलतियां तो लगातार हार, गलती तो भारतवर्ष की जनता की है। कांग्रेस को जो है, देखिए अलायंस करने के अंदर देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, वहां तक तो बहुमत चला था, कोई मतलब ही नहीं था। जी बिल्कुल। उसके बाद ये अलायंस का दौर चालू हो गया, और ये अलायंस के अंदर जो है सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिशियन जो है वो सोनिया गांधी है। सोनिया जी बड़ी अनिच्छुक थी राजनीति में आने से, पर वो मास्टरपीस पॉलिटिशियन है वो। और उन्होंने देखो, आप 10 साल रखा है इनको, मनमोहन जी, नॉन पॉलिटिकल पर्सन थी। हाँ, लेकिन इतना बुद्धिमान है, भगवान ने उसको क्षमता दी है कि उसके जो है वो बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी चले अलायंस करने के अंदर, और अलायंस करके उनको इतना अलायंस किया। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे
एक इतने मजे हुए खिलाड़ी को, इतना मैं तो अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत सम्मान करता हूँ, उनको भी च्युत कर दिया। वो अलायंस में तो हारे और क्या है। अच्छा तो सोनिया गांधी ने आपको फोन किया था, वो क्या किस्सा था? नहीं, मुझे तो वोट नहीं किया कभी। एक बार जब आपने निर्दलीय का मैं चुनाव लड़ूंगा तो फिर उन्होंने आपको कॉल किया, पब्लिक में ऐसा माहौल चली थी सोनिया कैसा? गांधी ने फोन किया नहीं किया मुझे पता नहीं है। अशोक जी कह रहे थे मुझे 2013 में, हाँ हाँ उनके फोन से पहले मैंने फोन करवाया था, भैया आपका टिकट करवाया था, पर मैं जुलूस में निकल चल रहा था, मेरे को बहुत व्यथित था। अब मुझे नहीं, मुझे सोनिया जी का तो नहीं कहा, अच्छा अशोक जी ने कहा था, हो सकता है करवाया हो। इट वॉज टू लेट, मैं समझा भी नहीं उसको, मतलब रोक सकते शायद ये कह रहे थे भी आप कांग्रेस से भर दो, अच्छा और कई लंबे किस्से, वो तो बात हो गई। वो तो मतलब पार्टी से नाराज मत होइए आप, ये हाँ, ये हो सकता ऐसा- है। वो क्या ऐसा- कह रहे थे जो मुझे नहीं पता है, वो तो उससे बात होती तब पता चलता। आपके फादर और राजस्थान के ही दबंग कैबिनेट मंत्री दामोदर लाल जी व्यास एक बड़े नेता रहे, और उनके ज़माने में खासकर ये जो इलाका है इसका काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। तो क्या आपको याद दिलाते हैं उनके ज़माने के किस्से, या आप किस तरीके से उनको एक राजनीतिक के रूप में देखते थे, फादर के रूप में? ये अलग अलग जो चेहरे या व्यक्तित्व कैसे महसूस करते हैं? अब देखो, ये तो समय की बात है। उस वक्त में उनका सबसे कॉन्टेक्ट था। अब आज नहीं करते हुए भी अशोक जी गहलोत है। मेरा जितना व्यापक संपर्क लोगों से मालपुरा तहसील में है, उतना उस प्रकार का व्यापक संपर्क मुख्यमंत्री जी का पूरे राजस्थान में है। जी बिल्कुल। तो समय के साथ चूंकि इतने लंबे अंतराल में रहे मुख्यमंत्री, तो हो गया उनका संपर्क। बिल्कुल संपर्क होगा। लेकिन आपके जो पिताजी थे और राजस्थान के कैबिनेट मंत्री थे, उनका थोड़ा उनका कोई बताइए आप राजनीति का किस्सा या आपके परिवार। नहीं, अब ऐसे किस मामले में राजनीति से जैसे पूछो। आप किस तरीके से उनको क्या सीखते थे, किस तरीके से उनसे परिवार में किस तरीके से बात होती थी राजनीति के नहीं, बारे में? परिवार में कोई ज्यादा बात नहीं करते, काम काम उनका पूरा समय काम में व्यतीत होता क्या था। आपको वो राजनीतिज्ञ बनाना नहीं चाहते नहीं थे? नहीं, वो कुछ नहीं सिखा सकते मुझे। नहीं बनाना चाहते थे कि नहीं नहीं पॉलिटिशियन? नहीं नहीं जानते थे। आपने तो लॉ में प्रैक्टिस भी की है और अब हाँ, वो एक नहीं बनाना प्रोफेशनल चाहते थे, लॉयर। लेकिन वो संयोगवश हो गया ऐसा। हाँ। अच्छा राजनीति के बारे में कुछ तो आपको बताया होगा भाई, राजनीति में क्या क्या चीजें होती है, या क्यों आना चाहिए क्यों नहीं आना चाहिए, या नहीं नहीं, वो इतनी बात ही नहीं करते थे। आपसे बात नहीं होती थी? हाँ हाँ, इतनी बात नहीं करते थे, बैठिए क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सब करे हुए ठीक है। वो गलती करते तो बताते थे कि ठीक नहीं है तुम जो कर रहे हो, अच्छा बस इतना ज्यादा तो नहीं। उनके रहते आप राजनीति में नहीं आए? आ गया था, मैं एमएलए हो गया था उनके साथ, था एमएलए। हाँ बिल्कुल। हाँ। तो इसीलिए हम जानना चाह रहे हैं भाई, उन्होंने उनका क्या मूल मंत्र रहता था, उनका पब्लिक के साथ जो संपर्क और एक व्यवहार जो होता है लोक व्यवहार, उसके बारे में। वो तो मैं देखता था ना, होता हाँ क्या था, बहुत हाँ पर्सनल लेवल पे व्यवहार था, वो मेरा भी व्यवहार है यहाँ पे आज। जी जी वो जो है, मैं भी यहाँ जितने आदमियों को नाम से जानता हूँ, ओके तो वो मेरे फादर से ही सीखा मैंने। वो एक एक आदमी को जानते थे, एक एक आदमी की प्रॉब्लम समझते थे, याद रखते थे। ओ वो पूरे क्षेत्र को अपने परिवार की तरह से मानते थे। भाई आज तो मोबाइल है और भी नहीं, कई, तब मोबाइल नहीं हाँ होगा। आज मोबाइल है और भी कई चीजें साधन है बात करने की। और पहले तो मोबाइल केवल फोन हुआ करते थे, वो भी केवल वीआईपी जो लोग होते थे अजी वो अब भी देखो, आप इस वक्त कैसे संपर्क। कल्पना ही मत कर लो, हाँ पिछले 30-40 साल के अंदर बहुत जबरदस्त परिवर्तन आ गया। अब आज ये रैली देखता हूँ, गाड़ियाँ देखता हूँ, तो मेरी तो रूह कांपती है। हाँ मेरे पास तो कोई एक गाड़ी है जी 2017 का मॉडल है, हाँ और आजकल को तो जो है 100-200 गाड़ियाँ मंगा लेते हैं। कहाँ से पैसा आता है? मैंने तो इतने चुनाव लड़े, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं था। न तो मैं पैसा लेता था, न मेरे पास पैसा था खर्च करने को। पब्लिक ने कभी खर्च करवाने के लिए कहा भी नहीं मुझे। कहा भी नहीं। नहीं नहीं, अपने आप सब प्रेम से करते थे, खुद अपनी जेब से करते थे। आज तो बोलते हैं भाई ग्राम पंचायत का भी चुनाव लड़ना तो 1 करोड़ अब रखी वो हो। करते हैं तो फिर ये वसूल करते हैं भाई, अब क्या बताएं इसको। करते होंगे, अब मुझे ये भी पता नहीं, मैं क्या नाम से काय को टिप्पणी करूं, लेकिन मेरी समझ से परे अच्छा है। ईवीएम बैलेट से हम लोग ईवीएम पे आ गए, ईवीएम पे भी कई बार उंगलियां उठती है नहीं तो बन सकती हो, ना ना ना, नहीं फालतू होती। नहीं नहीं। ईवीएम है लोगों, इस देश के अंदर एक बात कहता हूँ, अब तुम्हें यही खत्म कर दो,
इस देश को, प्रजातंत्र को जीवित रखने का सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को और भारत की फौज को और तमाम जो है सिविल सर्वेंट्स को जाता है। अच्छा। पंडित जवाहरलाल नेहरू एकमात्र प्रधानमंत्री थे कि जिन्होंने देश की आजादी के बाद जो आईसीएस अफसर अंग्रेजों की हुकूमत के अंदर कांग्रेस के आंदोलन को कुचलने का काम करते थे, अच्छा, उनको सबको गले लगा के काम सपोर्ट कर दिया उसको। ओके। आज की नौकरशाही वफादार है सरकार के प्रति, बिल्कुल, एक व्यक्ति के प्रति नहीं है। व्यक्ति के प्रति नहीं है। इंदिरा जी को और जिस गांव वाले से एक बड़ा अफसर बात करना पसंद नहीं करता, उस गांव वाले की वोट को अफसर याद रखता है। इंदिरा गांधी को हरा दिया तो इंदिरा गांधी जान नहीं, जो चपचाप ने तो फौज बांधती उसकी, न कोई सिविल सर्वेंट बांधता, सलाह भी नहीं करते चलो यहाँ से। अच्छा। और मोदी जी कितने पावरफुल हो, तो अगर पब्लिक लूट दे हाँ, तो मोदी जी को कोई पूछेगा नहीं। यहाँ का भारतवर्ष का प्रजातंत्र जीवित है तो नौकरशाहों के पीछे है। उनकी इंडिपेंडेंस और उनकी जो निष्ठा संविधान के प्रति है उसको मैं सलाम करता हूँ। अच्छा, नौकरशाही मतलब ब्यूरोक्रेट? हाँ, ब्यूरोक्रेट बिल्कुल नहीं मानते, नहीं मानते डेमोक्रेसी के प्रति। ब्यूरोक्रेट नहीं मानते, फौज नहीं मानती। कांग्रेस का एक आरोप ये है कि लगातार लोकतंत्र का हाँ, पतन हो कांग्रेस रहा का है। आरोप सही होगा, पर कांग्रेस को ये कह दो आप, वो एक दफा मोदी को उलट दे, देखिए एक चूहा भी मोदी की मानता है क्या? नहीं मानेगा। अच्छा, जुडिशियरी पे भी अब तो आरोप लगने लगे। अरे आप लगा दो, हाँ, जुडिशरी भी नहीं मानती, नौकरशाह भी नहीं मानता, फौज भी नहीं मानती। अच्छा। भारतवर्ष के सब नौकरशाह संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं ओके। और ये मतदाता के प्रति निष्ठा रखता है। जो मतदाता ने अगर फैसला कर दिया उसको ईमानदारी से पालन करते, नहीं मानते। मतलब एक जो एजेंसियां हैं जो जुडिशरी पे भी अब कहते हैं कि साहब सरकार का दबाव महसूस कर रही है, तो वो तो फालतू की बात है, नहीं है। अब ये तो थोड़ा बहुत कोई होता होगा, लेकिन ऐसा कोई दबाव नहीं है, कहना सुनना नहीं है। वो तो देखो प्रेशर तो जो है अपनी जगह वो एकेडमिक सब्जेक्ट है, वो ऐसा कोई राजस्थान में सरकार से दब कर क्यों नहीं रहते हैं अफसर? नहीं, ये भी आप धारणा है, नहीं ऐसा ये धारणा क्यों है? नहीं ऐसी कुछ नहीं है, नहीं ऐसा गलत धारणा है। ऐसा है, अफसर तो सब मानते हैं। अच्छा, अफसर तो यही तो कमजोरी है, चुनाव के पहले तो सब मानते हैं, चुनाव के बाद जो नई सरकार आती है उसके बाद नहीं मानते पुरानी सरकार का। एक आपने जिक्र किया था शुरू में भी, करप्शन और महंगाई की जो बात है, अभी सबसे बड़ा इशू वो है देश में। एक बेरोजगारी भी है, तो अब इनका बेरोजगारी और करप्शन ये सब इश्यू डिबेट के अंदर अच्छे हैं। बाकी ये रोजमर्रा की चर्चा है, इससे तो वोट बनते हैं ना बिगड़ते हैं। तो कौन सा चुनाव गया जिसके अंदर ये इशू नहीं आया? आप बता दो। हर चुनाव के अंदर महंगाई करप्शन यही आता है, इससे तो वोट बनते हैं ना बिगड़ते हैं। लोग अपने हिसाब से देते हैं वोट। लेकिन महंगाई की वजह से महिलाओं के घर का बजट तो बिगड़ रहा है, तो अरे वो तो बिगड़ भी रहा है, सुधर भी रहा है। देखो जी, जब इन्होंने उज्ज्वला योजना चालू की तो फ्री सिलेंडर दिए, सब महिलाएं खुश। अब जब वो बढ़ गए दाम उसके गैस के तो फिर नाराज। तो वो तो वही वाली बात आ गई जो मैंने पहले बताया कि इसका कोई सीमा निर्धारण तो करना पड़ेगा ना। आप क्या क्या फ्री देना चाहते हो और किस लेवल पे देना चाहते हो? तो ये सब बेकार की बात है, इसमें कुछ सार्थक बात नहीं है। अब सरकारें तो इसी पे टिकी है, एक तरफ रिजर्वेशन भी दे रहे हैं, दूसरी तरफ तो वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। नीति के आधार पर वोट पड़ना चाहिए, कार्य के आधार पर वोट पड़ना चाहिए। ये जो फ्री जो सर्विसेज है इस पे वोट नहीं पड़ना चाहिए, तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन पिछले 50 साल में कोई नहीं, 50 साल में नहीं, रिफॉर्म जो होना चाहिए वो नहीं। ये 20-30 साल से चालू हुआ है, लेकिन रिफॉर्म नहीं हुआ है। चलो 30 साल की बात माने तो 30 साल में कुछ रिफॉर्म नहीं हुआ, पॉलिटिकल सिस्टम में भी, इलेक्शन प्रोसेस में क्यों हुआ है? उल्टा खराब हुआ है। हाँ, खराब हुआ है। हाँ, सुधार नहीं हुआ, खराब हुआ है। सिंबल पे चुनाव होता था पहले, पहला चुनाव सिंबल पे हुआ। भाई लोग निरक्षर हैं, पढ़े लिखे नहीं है।
आज तो लोग पढ़े लिखे हैं, साक्षर हो गए, तो भी सिंबल पे ही चुनाव हो रहा है। लोग व्यक्ति को देख ही ये नहीं रहे। आपने कौन सी किताब में पढ़ लिया कि पढ़े लिखे आदमी ईमानदार होते हैं और अनपढ़ बेईमान होता है? जो क्रिमिनल होता है ना वो बड़ा इंटेलिजेंट होता है। हम्म, और बड़े, मैं तो अखबारों में पढ़ता हूँ, बड़े टेक्निकली जो बड़े बड़े एक्सपर्ट होते हैं वो भी क्रिमिनल निकल जाते हैं। हाँ। ये तो आदमी की नीयत के ऊपर निर्भर करता है। नीयत ठीक नहीं है जब ये ये करती, खुद कह भी रहे गहलोत साहब कि हमारी योजना को सब बीजेपी बंद कर देती है। ये बात जरूर वो तर्क संगत कहते हैं कि जो अच्छी योजना उसको बंद मत करती भी दी है कोई सरकार। ठीक है, जैसे भी क्या है। आप मानते हैं अशोक गहलोत जो है, जिनकी छवि एक गांधीवादी नेता की है, और वो कहते हैं कि मेरी जो सोशल योजनाएं हैं, सोशल बेनिफिट की जो स्कीम्स है, जनहित की जो योजनाएं हैं, उनको केंद्र में भी लागू करना चाहिए? मैं इस विषय में कोई बात करना नहीं चाहूँगा। इसकी वजह यह कि मेरी निजी राय के अंदर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी समेत अशोक गहलोत तो सब मुख्यमंत्री, इसमें बीजेपी के मुख्यमंत्री भी शामिल है और सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल है, ये देश को कंगाल करके बिल्कुल भिखारी बना के जाना चाहते हैं सत्ता के लिए। इतनी अनाप शराब योजना इनका बस चले तो घर बैठे एक एक आदमी को 10,000 की तनख्वाह दे देगी। आखिर होगा क्या? लाखों करोड़ रुपए का कर्ज राज्य सरकार पे हो रहा है। राज्य सरकार हर आदमी पे, आप पे मेरे पे, हर आदमी कर्ज दबा हुआ है। मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ और अल्टीमेटली मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को इंटरव्यू करना चाहिए। मोदी जी ने पहल जरूर की है, ये कहा है कि सब जो है इसमें बैठ के बात करना चाहिए, पर कहा है उसके बाद तो नहीं हुई बात। और सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि जो आज इस डेमोक्रेसी के अंदर सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि सत्ता पक्ष में विपक्ष में केंद्र के स्तर के ऊपर डायलॉग नहीं है। आप सत्ता में भी रहे हैं, मतलब सत्ता पक्ष में भी रहे हैं, लंबे टाइम तक सत्ता में रही थी। आप खुद एक दबंग विधायक की आपकी छवि थी और निर्दलीय भी एक तरीके से आप जीत के आए थे। तो पहले की राजनीति में आज की राजनीति में क्या फर्क? पहला तो यही है कि राजनीति का पब्लिक डिस्कोर्स जिसको बोलते हैं, पॉलिटिकल डिस्कोर्स, जो वार्तालाप का तरीका है वो बड़ा अस्वस्थ हो गया, चाहे बीजेपी की तरफ से हो, चाहे कांग्रेस की तरफ से, किसी भी पार्टी की तरफ से हो। कोई शिष्टाचार अवशेष नहीं रहा, एक दूसरे का सम्मान नहीं करते। और मुझे क्षमा करें, मैं इस आयु में मेरे को उसमें संकोच भी नहीं कहने में, वो छिछले स्तर की राजनीति। पंडित जी के जमाने में, लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में, इंदिरा जी के जमाने में, मोरारजी के जमाने में, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में कभी ऐसा स्तर नहीं आया। जितना मनमोहन सिंह जी के जमाने में भी नहीं आया इसका बातचीत के अंदर। तो ये मोदी जी ने शुरू किया या इन्होंने शुरू किया, इस बहस में नहीं पड़ना चाहता। तो भाषा और शैली दोनों की गंदी है। एक और अहम बात यह है, पूरे देश में इसकी चर्चा होती है कि राजस्थान की जो जनता है हर 5 साल में सरकार क्यों बदल देती है, इसका क्या कारण? इसका कारण ये है कि पहली बात तो परिवर्तन मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, तो ये सब जगह होता है, राजस्थान में नहीं है। लेकिन राजस्थान में इसलिए ज्यादा होता है कि कोई भी सरकार जो है, जैसा मैंने आपको निवेदन किया कि वो जाते जाते सब काम करना चाहती है। जैसे गुजरात में हमारे 30 साल से एक ही सरकार चल रही है। देखिए, गुजरात की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। गुजरात में अगर एक सरकार नहीं चलती, इतना सफल नहीं होते तो प्रधानमंत्री बनते ही नहीं है। पूर्व के तो मंत्री गुजरात के अंदर जो मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया है उसमें 4 कमी हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर के निरंतरता थी, कार्य होता था।
अब यहाँ तो आज कुछ भी नहीं है, और यहाँ तो स्थिति बहुत। और वैसे आप क्यों बात सोचते हो हिमाचल प्रदेश के अंदर ये जो था, कह रहे हैं कि हमारे को बड़ी सफलता मिल गई और कर्नाटक में बड़ी सफलता मिल गई, यहाँ भी रिवाज ही था, सरकार चेंज होनी थी इसीलिए हुई है। यहाँ कौन सा कोई रिवाज बदला है इन्होंने? तो अब की बार रिवाज बदल रहा है या रवायत बदल रही है? पता नहीं, मेरे को क्यों लगता है कि हंग असेंबली आएगी, ऐसा है। मेरे को तो ये लगता है, क्योंकि जो है काफी इंडिपेंडेंट आ जाएंगे, आपके हनुमान बेनीवाल की पार्टी के भी आ सकते हैं और भी आ सकते हैं, कोई अगर यदि है। पर ये जरूर है कि गहलोत साहब ने जो पहले योजनाएं चलाई है उनका लाभ मिलेगा तो कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को आएगी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी। हाँ, तो इसलिए कांग्रेस सरकार बना सकती है। मतलब पहली बार जो एक पब्लिक डिस्कोर्स बन रहा है कि भाई कांग्रेस के खिलाफ जो नाराजगी एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए थी वो दिख नहीं रही है नहीं, ये आप मानते हैं? वो सीधा गहलोत साहब खिलाफ तो नहीं है, कम कम है, ये बात सही है, इसमें दो राय नहीं है, ये अपनी जगह सही है, पर उनके विधायकों के प्रति है, विधायकों के प्रति वो अभी आपने एक सज्जन का नाम लिया, मैं दोबारा इस पर इंटरव्यू उस नाम को नहीं लेना चाहता जी, उनके बहुत परम मित्र है, और वो इतना अनपॉपुलर है, और उन्होंने इतना काम कराया, अब हारे गए बिल्कुल, तो गहलोत साहब का दोस्त थोड़ी है। और गहलोत साहब जो का विफलता का, देखो ये बहुत बड़ा एक गहन विषय है, तो गहलोत साहब बहुत वरिष्ठ नेता है, क्योंकि टिकट काटना तो आसान है, अगर आपके पास रिपोर्ट है कि विधायक अनपॉपुलर है टिकट काट दो, और टिकट काटने के बाद आप जिसको टिकट देते हो उसका वो कितना नुकसान कर पाएगा इसका आकलन बहुत मुश्किल है। शायद गहलोत साहब ने यही सोचा हो कि जितना नुकसान इसको देने से होगा उससे ज्यादा नुकसान वो काटने से हो जाएगा, ऐसा उनका आकलन होगा, इसीलिए वो टिकट नहीं काटे, सिटिंग गेटिंग कर दिया, अधिकार विधायकों को दे दिया। क्या आप ये मानते हैं राजस्थान में जो एक आम धारणा ये बन गई कि साहब नौकरशाही आई हुई है सरकार में, ये तो सही है, क्या ये तो सही है, नौकरशाही से गहलोत साहब बहुत डरते हैं। आप देखो जितने सस्पेंडेड ब्यूरोक्रेट्स थे और उनको वापस रजिस्ट्रेट कर दिया, और ये बहुत भयभीत है। मुख्य कारण इसका ये है कि 1998 में इनके बहुत भारी बहुमत आया, और 2003 में इनके दिमाग में घुसा हुआ है कि मुझे इन्होंने नौकरशाही को हरा दिया। आज की तारीख में कोई भी एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन, कर्मचारियों की, अधिकारियों की डरते हैं, उनसे डरते, वो कोई भी अगर डिमांड रखते हैं तो घबराते नहीं, मानो। तो क्या ओल्ड पेंशन स्कीम देने का भी यही कारण है? ओल्ड पेंशन स्कीम का आपने लागू क्यों की? हाँ, लागू क्यों की थी जब आज इतना चिल्ला रहे हो भाई? तो लागू में आपने मिलके मनमोहन सिंह के जमाने में चालू हुई है, ये जो प्रस्ताव आया है जी। तो देखो सवाल यही है ना कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर इकोनॉमिक्स से आप चलो तो फिर पब्लिक लोक लुभावन जो है वो बात करो, तो सब गवर्नमेंट सर्वेंट को उनको दे दो, सबसे बड़ी चीज जो चाहो दे दो। राजस्थान का जो चुनाव है धीरे धीरे ऐसा हो, क्योंकि बीजेपी ने मुख्यमंत्री का कोई चेहरा दिया नहीं है, उनमें एक अलग वो अंदरूनी लड़ाई है, तो मोदी वर्सेस गहलोत क्या ये मोदी वर्सेस गहलोत इसलिए हो गया, कांग्रेस ने भी चेहरा नहीं दिया, इन्हीं का गहलोत को बनाएंगे जी, पर इसमें दो इनकार नहीं कर सकते। भारतवर्ष में वरिष्ठतम सबसे सीनियर मोस्ट चीफ मिनिस्टर के अंदर अशोक गहलोत जी का नाम है, और अशोक जी का कद है भी उतना, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब वो एक आदमी ऐसा है जो प्रधानमंत्री से तो कोई इस मामले में मोदी जी गहलोत साहब की तारीफ करनी पड़ेगी, तो वो अशिष्टता नहीं बरतते, मोदी जी आते हैं तो फंड से जाते हैं और छोड़ते भी नहीं है उसको, वापस जवाब देते हैं। बिल्कुल, मतलब शिष्ट भाषा में जवाब देते हैं। भारत में एकमात्र मुख्यमंत्री है जो मोदी जी को बराबर जवाब भी देते हैं, बिल्कुल, और वो भी एक मर्यादा, बिल्कुल शालीनता देते हैं और संयम तरीके से देते हैं, ये इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को कॉम्प्लीमेंट्स है और बधाई के प्रशंसा के पात्र है। लेकिन 20 जो साल हैं पिछले, अगर हम देखते हैं 25 साल का जो राजस्थान का राजनीतिक इतिहास देखते हैं, 3 बार मुख्यमंत्री का टर्म पूरा कर रहे हैं, तीसरी बार गहलोत साहब, इससे पहले वसुंधरा जी थे,
तो दो नेता 25 साल से राज कर रहे हैं, तो ये क्या कारण है? दोनों ही पार्टी में क्या आलाकमान से बड़े नेता हो गए, अब ऐसा लगता है? नहीं, ठीक है, दोनों का अपना अपना छवि है, कोई नया आदमी ऐसा इमेज बना नहीं पाया, तो अब ऐसा ही होता है, घूम फिर के पब्लिक वही जाती है, जो पहले अनुभव किया उसी में जाती है। ये कोई विशेष बात नहीं है, सब जगह ही ऐसा ही होता है। लेकिन रीजनल पार्टी में ऐसा होता है भाई, लोकल में वो सुप्रीमो बन जाते हैं। नहीं, रीजनल लेकिन पार्टीज तो बिल्कुल ही वो है। रीजनल पार्टीज में भी क्या है, घूम फिर के वही आते हैं। परिवारवाद हो गया। हाँ, परिवारवाद सब जगह जुड़ा हुआ है, ये नहीं रुक सकता। क्या ये खाली मिथक है भाई, परिवारवाद बीजेपी नहीं करती, या वो जो देखो, बीजेपी तो आरोप लगाते हैं? मान झूठ बोलती है। मैं प्रधानमंत्री जी के लिए इस भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा, कितने बड़े आदमी है, बाकी असत्य भाषा तो खूब पेट भर के करते हैं। ये जितने करप्शन के चार्जेस जाते हैं सब साफ हो जाते हैं इनके पास आते ही। और परिवारवाद कैसे नहीं करते हैं, बाप बेटे सब टिकट देते। ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी परिवारवाद नहीं करते हैं, नरेंद्र मोदी के परिवार ही नहीं है, परिवार ही नहीं है। इसलिए ये कहना तो सत्य नहीं मतलब है। बीजेपी भी दूध की धूली नहीं है ये? नहीं, कतई दूध की धुली हुई नहीं है। बीजेपी में सब जो है, जितने केसेस चलते हैं वो बीजेपी बातें खत्म कर देते हैं, झूठ बहुत बोलते हैं। पर राजस्थान की जो राजनीति है वो बड़ी विचित्र है कि अशोक गहलोत और इधर वसुंधरा जी हैं, ताकतवर नेता हैं, अच्छे प्रबंधक हैं, लेकिन पब्लिक में इतने लोकप्रिय नहीं है। ये बात भी सामने आती है, क्योंकि मेरे ख्याल से तो दोनों ही लोकप्रिय है। अच्छा, ये आपके धारणा होगी, क्योंकि ये कांग्रेस का कैडर जो है, दूसरा कोई लीडर बिल्टअप नहीं कर पाया तो अशोक जी को याद करते हैं सब। बीजेपी का जितना कैडर है वो घूम फिर के वसुंधरा जी को याद करता है। पर हर अब नरेंद्र मोदी ने, इन्होंने क्या किया, हाईकमान ने शुरू की लिस्ट निकाली थी, वो 41 की कितनी, उसमें इनको बहुत झटके दिए, टिकट काट दिए, बाद में सब लिस्ट इनके साथ निकालनी पड़ी। लोग 4 साल में मोदी जी कर क्या सकते हैं, मोदी जी डरा है जिनसे। और मोदी जी खुद तो उतना टाइम नहीं ना राजस्थान को बैठ के इंडिया चलाते हैं, तो दूसरा ऑल्टरनेटिव लीडरशिप पैदा नहीं हुई, तो उनको मजबूर होकर के वापस वसुंधरा को लाना पड़ा। क्या कांग्रेस में जी कोई मजबूरी नहीं हुई, अशोक जी अपने हिसाब से और सौहार्दपूर्ण तरीके से आए।